अब हम रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं ई और एच का। ये ई और एच वही वाले हैं जो वेव प्रोपैगेशन में इन्वॉल्व है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन क्या है, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको समझा है कि कैसे एक पॉइंट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चारों तरफ प्रोपैगेट होती है। ई की वजह से एच, एच की वजह से ई, ऐसा कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। तो एक पर्टिकुलर ई का जो डायरेक्ट मतलब कंपोनेंट होगा, चाहे वो ई वाई है, तो उसकी वजह से जो एच क्रिएट होगा वो जेड डायरेक्शन का मतलब आपस में कंबाइन होके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड्स का रेशियो जो होता है वो फिक्स होता है, और यही मैं प्रूव करने जा रही हूँ, विच कम्स अंडर रिलेशन बिटवीन ई एंड एच, जो कि कितना होता है ई अपॉन एच 120 पाई, जिसकी यूनिट ओम्स है, या 377 ओम्स है। मैक्सवेल्स इक्वेशन हमें जो कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू डी डॉट, या फिर, और ये मैं मैक्सवेल्स इक्वेशन एक्चुअली डी डॉट ले रही हूँ, मतलब मैं फ्री स्पेस में ले रही हूँ, जे को मैंने 0 एज्यूम करके चल रही हूँ। तो कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू डी डॉट या फिर एप्सिलॉन 0 ई डॉट होता है। तो कर्ल ऑफ एच को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में, डिटरमिनेंट फॉर्म में इस तरीके से लिख सकती हूँ, डेल ऑपरेटर, यूनिट वेक्टर्स और साथ में एच के कॉम्पोनेंट्स। तो जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, पर उससे पहले हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये वेव जो प्रोपैगेट हो रही ई और एच के कॉम्बिनेशन से, वो एक्स डायरेक्शन में प्रोपैगेट हो रही, तो नेचुरली एच एक्स डायरेक्शन का कोई एच का कंपोनेंट नहीं होगा, और एच वाई और एच जेड एग्जिस्ट कर रहे हैं। और नेचुरली एच वाई और एच जेड अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो एच वाई का डेरिवेशन वाई के रिस्पेक्ट में मिलेगा, एच जेड का डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड मिल सकता है, बट एच वाई और एच जेड का डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, विथ रिस्पेक्ट टू जेड तो मिलेगा ही नहीं। तो इस तरीके से डेल एच जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 होगा, और डेल एच वाई अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को जब हम ओपन करेंगे, इस डिटर्मिनेंट में हम मल्टीप्लाई करेंगे एलिमेंट्स को, तो फाइनली हमारे पास जो टर्म्स आएंगी वो ये, और ये टर्म्स कब आएंगी जब हम सब्सटीट्यूशन कर चुके होंगे एच एक्स इक्वल टू 0 का और इन दोनों का, तब हमें फाइनली ये दो टर्म्स मिलेंगी, जिसमें माइनस डेल एच जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू ए वाई हो जाएगा, और प्लस डेल एच वाई अपॉन डेल एक्स ए जेड ऐसा हो जाएगा। और नेचुरली एप्सिलॉन 0 ई डॉट तो चला आ ही रहा है। ये बात सिर्फ कर्ल ऑफ एच की वजह से क्या टर्म्स अराइज हुई है उस पर डिस्कशन हो रहा था अभी। इसी तरीके से कर्ल ऑफ ई की भी टर्म्स हम इवेलुएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सच डिटर्मिनेंट, और आरएचएस साइड में हमें माइनस म्यू 0 एच डॉट तो मिलेगा अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स इक्वेशन, क्योंकि मैक्सवेल्स इक्वेशन हमारी कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस म्यू 0 एच डॉट होती। कर्ल ऑफ ई को जब एक्सपैंड किया तो हमें ये मिला। इसमें भी हमने नेचुरली ई एक्स इक्वल टू 0 रखा है, ई वाई और एच ई जेड एग्जिस्ट कर रहा है, डेल ई जेड बाय डेल वाई इक्वल टू 0 होगा, डेल ई वाई अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0 होगा। वो सारे सब्सटीट्यूशंस करने पर कर्ल ऑफ ई की जगह हमें दो टर्म्स मिल रही हैं। अब हम ये वाली जो इक्वेशन है, इन दोनों टर्म्स को एलएचएस में लिखा है, और एप्सिलॉन 0 ई को हम ओपन करके ई डॉट की दोनों टर्म्स, मतलब ई के दो कंपोनेंट से एक ई वाई कॉम्पोनेंट और एक ई जेड कॉम्पोनेंट है, तो उसको भी सब्सटीट्यूट करके टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसके डेरिवेटिव्स निकाल ले रहे हैं। मतलब मुझे ई डॉट को सब्सटीट्यूट करना है, और ई के मेरे पास दो कंपोनेंट है, ई वाई और ई जेड, और एक का डायरेक्शन ए वाई होगा ई वाई का, और ई जेड का डायरेक्शन ए जेड होगा, पर उसका मैं डेरिवेटिव निकाल रही हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि मुझे ई डॉट फाइंड करना है। तो ई का जो पूरा एक्सप्रेशन है उसका टाइम डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट कर लिया, तो ये आएगा। अब सिमिलरली ये वाली जो इक्वेशन है, इसकी दोनों टर्म्स हो गई, माइनस म्यू 0 एच डॉट में भी हमने एच के जो कॉम्पोनेंट, मतलब एच इज इक्वल टू एच वाई ए वाई प्लस एच जेड ए जेड है, उसका टाइम डेरिवेटिव निकाल लिया, और यहाँ पर ई का जो एक्सप्रेशन है वो ई इज इक्वल टू ई वाई ए वाई प्लस ई जेड ए जेड है, उसका टाइम डेरिवेटिव। तो यहाँ पर मुझे माइनस म्यू 0 इंटू वो डेरिवेटिव टर्म्स मिलेंगे अलॉन्ग विद द यूनिट वेक्टर्स। अब हमने रिस्पेक्टिव टर्म्स को इक्वेट कर लिया, मतलब ए वाई को इक्वेट कर लिया, ए जेड को इक्वेट कर लिया, मतलब इनके कोएफिशिएंट्स को मैचअप कर रहे हैं। तो ए वाई का कोएफिशिएंट इस इक्वेशन में एलएचएस साइड में ये है, और
ए वाई का कोएफिशिएंट आरएचएस साइड में ये है, तो हमने इसे इक्वेट कर दिया और इसे मैं अभी इक्वेशन नंबर 1 दे रही हूँ। ए जेड का ये कोएफिशिएंट और ए जेड का ये कोएफिशिएंट दोनों को हमने यहाँ पर इक्वेट कर लिया है। इसी तरीके से हमने सेकेंड इक्वेशन में ए वाई के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर लिया है, तो वो ये मिल रहा है हमें, माइनस माइनस साइन कैंसिल होके दोनों प्लस हो गए हैं। और ये ए जेड है, तो ए जेड की टर्म को भी हमने इसके कोएफिशिएंट्स को मैच कर लिया, तो एक प्लस में आ रहा है और ये माइनस में आ रहा है। अब हम ई वाई जो है वो हमारी पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स डायरेक्शन में प्रोपैगेट हो रही, तो नेचुरली मैं ई वाई को एक्सप्रेस कर सकती हूँ एज अ फंक्शन ऑफ एक्स माइनस v0 t, वेयर v इज नथिंग बट द, हम फ्री स्पेस की बात करें तो म्यू और एप्सिलॉन दोनों जो होंगे वो म्यू 0 एप्सिलॉन 0 होंगे, और वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपैगेशन जो v0 होगा वो इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू 0 एप्सिलॉन 0 होगा। तो ये ई वाई की जो हमारी टर्म है जो प्रोपैगेशन में पार्टिसिपेट कर रही है, उसका एक्सप्रेशन इस फॉर्म में, इस तरीके से एक फंक्शन के फॉर्म में हम शो कर सकते हैं। अब मुझे इसका टाइम डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, मतलब ई वाई का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो टाइम के रिस्पेक्ट में हमने जब डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, तो पहले इस फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस v0 t डेरिवेशन होगा, फिर इस टर्म का t के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन होगा, तो फाइनली जो हमें मिल रहा है वो माइनस v0 f डैश ऐसा मिल जाएगा। v0 कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, और ये f डैश है, तो माइनस v0 f डैश हो जाएगा, वेयर f डैश को यहां पर मैंने वापस से रीडिफाइन कर दिया है। तो अब मैं बोर्ड रब करके आगे का डेरिवेशन कैरी ऑन करती हूँ। अब इक्वेशन 2 जो यहाँ लिखी थी उसकी वजह से इक्वेशन 1 में चेंजेस हो जाएंगे। इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, डेल एच जेड बाय डेल एक्स इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन 0 डेल ई वाई बाय डेल टी। अब इक्वेशन 2 के हिसाब से डेल ई वाई बाय डेल टी सब्सटीट्यूट कर दिया है, तो वो एप्सिलॉन 0 v0 f डैश आ रहा है। अब अगर यहाँ LHS में सिर्फ HZ लिखना है, तो RHS का हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो वो इंटीग्रेशन टर्म, इसका इंटीग्रेशन प्लस एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, पर ये कांस्टेंट किसी भी तरीके से वेव मोशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो इसे हम 0 सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो फाइनली हमारे पास HZ आएगा, इंटीग्रेशन टर्म जो ये है एप्सिलॉन 0 v0 बाहर ले लिया, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, सिर्फ f डैश dx का। अब मैं यहाँ पर रीडिफाइन कर रही हूँ, फिर से हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं डेल एफ बाय डेल एक्स, तो हमने फाइंड आउट कर लिया। डेल एफ बाय डेल एक्स में पहले f का डेरिवेशन x माइनस v0 t के रिस्पेक्ट में होगा, फिर x माइनस v0 t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x होगा। जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये वही टर्म है जो हमने इक्वेशन 1 डिराइव करते हुए डेल एफ बाय डेल एक्स माइनस v0 t, जिसको हमने f डैश बोला था, और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे न्यूमरेटर का विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें 1 मिलेगा, मतलब ये f डैश हो गया और ये 1 हो गया, तो f डैश इंटू 1 आएगा, मतलब फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, f डैश, यानी डेल एफ बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एफ बाय डेल टी भी होगा। डेल एफ बाय डेल एक्स जो है वो डेल एफ बाय डेल टी के भी इक्वल होगा, मतलब दोनों सेम रहेंगे। तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन में एच जेड इक्वल टू एप्सिलॉन 0 v0 को अंडर रूट 1 अपॉन म्यू 0 एप्सिलॉन 0 सब्सटीट्यूट कर देंगे। इससे पहले बताया था इंटीग्रेशन में एफ डैश को मैं डेल एफ बाय डेल एक्स लिख सकती हूँ, जहां जरूरत होगी डेल एफ बाय डेल टी भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, पर यहाँ पे स्पेस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो हम डेल एफ बाय डेल एक्स से सब्सटीट्यूशन करके मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स कर देंगे। तो फाइनली ये इसका इंटीग्रेशन का आंसर जो आने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ एफ आने वाला है, और एप्सिलॉन 0 और ये टर्म का मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो अंडर रूट एप्सिलॉन 0 अपॉन म्यू 0 ऐसा होगा। तो फाइनली एच जेड इज इक्वल टू अंडर रूट एप्सिलॉन 0 अपॉन म्यू 0, एफ को मैं ई वाई के फॉर्म में सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ, क्योंकि फंक्शन किसका है, ई वाई का ही था वो, तो यहाँ ई वाई सब्सटीट्यूट कर दिया। जब हमने जंबलिंग की तो ई वाई अपॉन एच जेड, मतलब यहाँ एच जेड है, इसे मैं रीराइट कर देती हूँ, एच जेड इज इक्वल टू क्या आया, अंडर रूट एप्सिलॉन 0 अपॉन म्यू 0 ई वाई आया। इसे रीशफल किया तो ई वाई अपॉन एच जेड इक्वल टू अंडर रूट म्यू 0 अपॉन एप्सिलॉन 0 ये आ गया। पर ये कौन सा ई है, वाई डायरेक्शन का ई है, जिसकी वजह से एच जो है वो जेड डायरेक्शन का उसके साथ कंट्रीब्यूट किया, तब जाके फ्री स्पेस में एक वेव जनरेट हुई और वो प्रोपैगेटरी एक्स डायरेक्शन में। इसी तरीके से अगर मैं ई जेड को भी फंक्शन के फॉर्म में x माइनस v0 t से डिफाइन करती हूँ, तो मुझे एच वाई जो होगा फाइनली ये मिल जाएगा। तो ई जेड अपॉन ई वाई, मतलब सेम प्रोसीजर अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें ई जेड अपॉन एच वाई इक्वल टू माइनस
अंडर रूट म्यू जीरो अपॉन एप्सिलॉन जीरो हो मिलेगा। अब आप कहेंगे माइनस, तो जब आप डेरिवेशन करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ माइनस आएगा। पर याद रखने का तरीका है कि अगर y डायरेक्शन का e है तो z डायरेक्शन के h के साथ अगर वो मतलब कंबाइन होता है और वेव अगर प्रोपैगेट हो रही है तो वो x डायरेक्शन में प्रोपैगेट होती है। अगर z डायरेक्शन का e है और y डायरेक्शन का h है तो वेव प्रोपैगेशन माइनस x डायरेक्शन में होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये निगेटिव डायरेक्शन शो कर रहा है वेव प्रोपैगेशन की। इसकी वजह से वेव प्रोपैगेशन पॉजिटिव x डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर मुझे प्लस मिल रहा है, ये प्लस मिल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर मुझे माइनस मिल रहा है क्योंकि ये कौन सी डायरेक्शन का वेव प्रोपैगेशन शो कर रहा है, माइनस डायरेक्शन का। अब हम क्या करते हैं, ई का पूरा फुल मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं क्योंकि ई हम लेकर क्या चल रहे हैं, ई वेक्टर को ई वाई ए वाई प्लस ई जेड ए जेड ऐसा वेक्टर लेकर चल रहे हैं, और एच भी हम लेकर चल रहे हैं एच वाई ए वाई प्लस एच जेड ए जेड ऐसा हमारा एक्सप्रेशन है ई वेक्टर का और एच वेक्टर का। तो दोनों को अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज, ये भी मैग्नीट्यूड है ये भी मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में एच का भी हो जाएगा अंडर रूट एच वाई स्क्वायर प्लस एच जेड स्क्वायर होगा। अब ई वाई और ई जेड को इन टर्म्स ऑफ एच जेड और एच वाई के टर्म्स में सब्सटीट्यूट कर दिया बाय यूजिंग दिस एंड दिस, इन दोनों को यूज करके हाँ यहाँ पर न्यूमरेटर में ई वाई स्क्वायर को सब्सटीट्यूट कर दे रहे और ई जेड स्क्वायर को सब्सटीट्यूट कर दे रहे। तो फाइनल एक्सप्रेशन ये आएगा, इसमें से अंडर रूट म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो को अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो अंडर रूट वन एच स्क्वायर एच जेड स्क्वायर प्लस एच वाई स्क्वायर अपॉन एच वाई स्क्वायर प्लस एच जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो अंडर रूट वन आ जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा अंडर रूट म्यू जीरो अपॉन एप्सिलॉन जीरो, मतलब ई अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट म्यू जीरो अपॉन एप्सिलॉन जीरो। म्यू जीरो की वैल्यू 4.2 10 टू द पावर माइनस 7 सब्सटीट्यूट की, और एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू 1/36 पाई इंटू 10 टू द पावर 9 सब्सटीट्यूट की। तो फाइनली आंसर हमारा 120 पाई ओम्स आता है। और ये ओम्स यहाँ से भी हम ले सकते हैं क्योंकि इसकी यूनिट होती है वोल्ट्स पर मीटर और इसकी यूनिट होती है करंट पर मीटर। तो जब हम उसको कैंसिल आउट कर देंगे तो वोल्ट्स अपॉन करंट जो होगा या वोल्ट्स अपॉन एम्पियर्स जो होगा वो ओम्स होता है। तो इसकी यूनिट जो होती है वो ओम्स से डिफाइन की जाती है। और जब हम इस पर्टिकुलर ई अपॉन एच या अंडर रूट म्यू जीरो अपॉन एप्सिलॉन जीरो को क्या फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में पहचानते हैं तो हम इसे इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं या इंट्रिंसिक इम्पिडेंस बोलते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस भी बोलते हैं। तो ये ईटा जीरो से जाना जाता है, आइडेंटिफाई होता है। तो ईटा जीरो इज इक्वल टू ई अपॉन एच होता है, वो 120 पाई ओम्स में या 377 ओम्स में होता है। तो यहाँ पर प्रूफ तो हमें मिल ही रहा है इस चीज का कि जब ई वाई डायरेक्शन का कंबाइन होता है जेड डायरेक्शन के एच के साथ तो वेव प्रोपैगेट होती है एक्स डायरेक्शन में, या दोनों जो ई और एच होना चाहिए दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी वेव प्रोपैगेशन पॉसिबल है थर्ड डायरेक्शन में। और डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे ए एक्स का ए वाई के साथ कॉम्बिनेशन हुआ तो वो जेड डायरेक्शन का प्रोपैगेशन देगा, और ए वाई का ए एक्स के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया मतलब प्रोपैगेशन कॉम्बाइनेशन हुआ तो ये हमें दे देगा माइनस जेड डायरेक्शन का प्रोपैगेशन। तो इस तरीके से थोड़ा याद रखना पड़ेगा हमें। पर फाइनली इंट्रिंसिक इम्पिडेंस इस तरीके से डिफाइन हुआ, जिसको ईटा जीरो से आइडेंटिफाई करते हैं, वो होता है ई अपॉन एच इज इक्वल टू 120 पाई ओम्स या 377 ओम्स।